नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है पौधों की और इस बात की कि कैसे उन्होंने जमीन पर अपनी बादशाहत कायम की। ये पानी की गहराइयों से निकलकर हमारे चारों तरफ फैली इस हरी भरी दुनिया को बनाने का एक कमाल का सफर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर पौधे होते ही नहीं तो हमारी ये धरती कैसी दिखती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? पौधे तो असल में हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। हमारी पूरी फूड चेन उन्हीं से शुरू होती है और हमारी जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं जो उनसे ना जुड़ा हो। तो ये जो इतनी बड़ी कहानी है, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले अपने मुख्य किरदारों से मिलते हैं, यानी कि पौधों से, और उस स्टेज को समझते हैं जहां से उनका ये सफर शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि पौधे की जो परिभाषा आज हम जानते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक जमाना था जब फंगस यानी मशरूम वगैरह और यहां तक कि कुछ बैक्टीरिया को भी पौधों में ही गिना जाता था। पर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, हमें समझ आया कि अरे नहीं, ये तो जीवन के बिल्कुल अलग जगत से हैं। तो हमारी ये पूरी कहानी इन 5 बड़े ग्रुप्स के इर्द गिर्द घूमेगी। हम एक एक करके इनके विकास को देखेंगे। पानी में इनकी सीधी सादी शुरुआत से लेकर जमीन पर इनकी जटिल जिंदगी तक, और ये भी देखेंगे कि हर ग्रुप ने रास्ते में क्या नया और जरूरी बदलाव किया। ये जो विकास की यात्रा है ना, ये उन बड़े बड़े बदलावों को दिखाती है जिनकी वजह से पौधे नए माहौल में भी फल फूल सके। इसको आप एक सीढ़ी जैसा समझ सकते हैं, जहां हर एक पायदान एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसने पौधों को और आगे बढ़ने में मदद की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पानी में, वनस्पति जगत के सबसे सरल लेकिन शायद सबसे जरूरी सदस्यों के साथ। शैवाल यानी एल्गी एक तरह से बुनियाद हैं। इनके पास जिंदगी के लिए जरूरी सामान तो है, जैसे क्लोरोफिल जिससे ये अपना खाना बनाते हैं, लेकिन इनमें असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती। इनका शरीर थैलॉइड होता है, मतलब एक सरल बिना बटा हुआ ढांचा। शैवाल की दुनिया भी अब देखेंगे बहुत विविध है। इनको इनके पिगमेंट यानी रंग देने वाले पदार्थों के आधार पर बांटा जाता है। इसीलिए हमारे पास हरे, भूरे और लाल शैवाल हैं। ये पिगमेंट सिर्फ इन्हें रंग ही नहीं देते, बल्कि ये भी तय करते हैं कि वे अपना भोजन कैसे जमा करेंगे और कहाँ रहेंगे। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 50% शैवाल हमारे वातावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए धरती की लगभग आधी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और बात सिर्फ धरती की ही नहीं है। कुछ शैवाल जैसे कि क्लोरेला और स्पिरुलिना इतने ज्यादा पौष्टिक होते हैं कि स्पेस में जाने वाले यात्री भी इन्हें खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि ये साधारण से दिखने वाले जीव कितने काम के हैं। तो अब कहानी में आता है अगला पड़ाव, पानी से बाहर जमीन पर रखा गया पहला साहसिक कदम। ये थे पौधों की दुनिया के असली पायनियर्स, असली खोजकर्ता। ये जो तुलना है ना पादप जगत के उभयचर, ये ब्रायोफाइट्स की सबसे बड़ी चुनौती को एकदम सही तरीके से समझाती है। बिल्कुल मेंढकों की तरह ये जमीन पर तो रह सकते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए इन्हें वापस पानी की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से ये ज्यादातर नम और छायादार जगहों तक ही सीमित रहते हैं। ब्रायोफाइट्स जैसे कि काई, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सरल होता है। इनमें असली जड़ें नहीं होती और इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गैमेटोफाइट अवस्था में गुजरता है, जो बाद में विकसित हुए पौधों से काफी अलग है। यही चीज इन्हें जमीन के करीब और पानी पर निर्भर रखती है। अब जो अगला कदम था वो तो सच में एक गेम चेंजर था। इसने पौधों को पहली बार अपने दम पर जमीन पर तनकर खड़ा होने का मौका दिया। ये पौधों की दुनिया में एक आर्किटेक्चरल क्रांति थी। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। फर्न जैसे टेरिडोफाइट्स ने एक क्रांतिकारी चीज विकसित की, संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू। इसे पौधे की अपनी अंदरूनी पाइपलाइन प्रणाली समझिए, जाइलम और फ्लोएम। इसी की वजह से वे पानी और पोषक तत्वों को असरदार तरीके से ऊपर नीचे भेज पाते हैं और काई से कहीं ज्यादा लंबे हो सकते हैं। यहाँ एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब जीवन चक्र का मुख्य चरण स्पोरोफाइट बन गया, यानी वो बड़ा पत्तियों वाला फौन जो हम असल में देखते हैं। जमीन पर जीने के लिए ये एक बहुत बड़ा अडैप्टेशन था, भले ही प्रजनन के लिए इन्हें अभी भी पानी की जरूरत थी। और अब हम आते हैं उन 2 आखिरी और सबसे जरूरी खोजों पर, जिन्होंने पौधों को दुनिया के लगभग हर कोने पर छा जाने की ताकत दी। ये वो विकास हैं जिन्होंने हमारे आज के लैंडस्केप को बनाया है। अगला बड़ा आविष्कार था बीज।
जिम्नोस्पर्म जैसे कि चीड़ के पेड़ इसे बनाने वाले पहले थे। इन्हें नग्न बीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीज पूरी तरह से ढके हुए नहीं होते, बल्कि शंकु या कोन्स पर खुले रहते हैं। ये एक बड़ा कदम था, पर कहानी अभी बाकी थी। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आया। एंजियोस्पर्म ने बीज को एक अंडाशय यानी ओवरी के अंदर बंद करके उसे सबसे मजबूत सुरक्षा दी, और यही ओवरी बाद में फल बन जाती है। ये न सिर्फ बीज को बचाता है, बल्कि जानवरों को अपनी ओर खींचता है ताकि वे उसे खाएं और दूर दूर तक फैला दें। क्या कमाल की रणनीति है। और इसी फूल और फल की वजह से एंजियोस्पर्म की दुनिया में मानो एक धमाका सा हुआ। वे हर तरफ फैल गए और आज रेगिस्तान से लेके वर्षावन तक लगभग हर इकोसिस्टम में उन्हीं का राज है। ये आज धरती पर पौधों का सबसे बड़ा ग्रुप है। और ये सब कुछ हमारी रोज की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है। हमारी सुबह की चाय या कॉफी से लेकर हमारे खाने की थाली में मौजूद अनाज, फल, सब्जियों तक, हम हर दिन हर पल पौधों के इस सबसे विकसित ग्रुप पर ही तो निर्भर हैं। उनकी कामयाबी सीधे सीधे हमारी कामयाबी से जुड़ी है। तो हम इसी सोच वाले सवाल पर आके रुकते हैं। पौधों का विकास कोई खत्म हो चुकी कहानी नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। जैसे जैसे हमारा ग्रह बदल रहा है, पौधे आगे खुद को कैसे ढालेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया।